बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ हूँ बशीर ज़रीफ़ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 11 फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करूँगा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक। इससे पहले मैंने कंप्लीट गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। अब मैं बेसिकली कंप्लीट चैप्टर 1 से लेके 5 तक आपकी रिवीजन कराऊंगा। क्या क्वेश्चन आपने करना है, कैसे लिखना है, कितना याद करना है, कौन से क्वेश्चन को आपने स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में इंपॉर्टेंस रखता है, किस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 1 जो कि चैप्टर 1 से लेके 5 तक है, जो कि मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट में उनको अपना टीच करना था, तो उसकी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर लिया था। वहीं रिकॉर्डिंग में आप लोगों के साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों ने स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको चैप्टर 1 से लेके 5 तक किसी भी जगह कोई कन्फ्यूजन होगी वो भी दूर हो जाएगी। चैप्टर 1 से लेके 5 तक आपको समझ में आ जाएगी कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट के अंदर चैप्टर नंबर 5 से लेकर 10 तक मैं जाऊंगा और उससे नेक्स्ट में 10 से 14। देन पार्ट नंबर 5 के अंदर हम MCQs पोर्शन को देखेंगे कंप्लीट बुक के। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो और फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिहाज से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आज मैं पार्ट 1 चैप्टर 1 से 5, नेक्स्ट डे पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 से 10, उसने नेक्स्ट डे पार्ट 3 चैप्टर नंबर 10 से 14 और उसके नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ अबाउट ऑन MCQs। तो आपने 4 पार्ट्स में अपलोड करूँगा, तो आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए। अगर कोई बच्चा गेस्ट पेपर का वेट कर रहा है तो इसी वीडियो के नीचे जाएगा। तो मतलब कि जो प्रीवियस ईयर थी मैंने फिजिक्स का गेस्ट पेपर अपलोड किया था, सेम गेस्ट पेपर है। अगर कोई बच्चा उस गेस्ट पेपर को फॉलो नहीं कर सकता या समझ नहीं आ रही और इन पार्ट्स को देख ले, उसको समझ आ जाएगी क्या चीज़ याद करनी है, कौन सा क्वेश्चन एसएलओ बेस आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता, क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, किस चैप्टर में से मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा टॉपिक हमें स्किप करने चाहिए। हर एक चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अपने स्टार्ट से लेके एंड तक हर एक चीज़ को, हर एक चैप्टर को लाजमी देखना है। तो मूव करते हैं टूवर्ड लेक्चर। तो देखो चैप्टर नंबर गैस पेपर तो आप लोगों ने पढ़ा है पूरी बुक का, ठीक है, वो उसको देखना है पूरा कंप्लीटली। उसके अलावा मैं साथ साथ बताता जाता हूँ, इंपॉर्टेंस के लिहाज से थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करता रहता हूँ। फुली एक्सप्लेन ही करूंगा, सही है। फुली मैंने आपको एक्सप्लेन 3 से 4 कितनी बार बुक रिवाइज किया, 3 से 4 दफा रिवाइज किया, सही है। ऐसे ही बख्तियार, बख्तियार नहीं हमजा। जी सर ऐसे ही। ठीक है बख्तियार, आपने भी 2 बार तो पढ़ी थी। जी 2 दफा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो फॉर्मेटिव था, हम उसको करेंगे नहीं। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी आपको अच्छे से आता है। 7 बेस यूनिट होते हैं। ड्राइव क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से मिलके बने होते हैं, ठीक है, पता है आपको। और बेस क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होते हैं, ड्राइव डिपेंड करते हैं। तो एक नोट्स भी थे शायद आपको शेयर किए थे, वो नोट्स भी ओपन कर लेने, समझ गए ना। जी। वो नोट्स मैं फिलहाल नहीं करा रहा, मैं फिलहाल अभी इसी से बता रहा हूँ। वो नोट्स बड़े अच्छे थे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स थे। आप उनको ओपन करोगे आपकी और अच्छी प्रिपरेशन होगी, सही है। तो बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी को आपने देख लिया, बेस क्वांटिटी क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है। और उसके बाद डायमेंशन, जो इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अबाउट डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन 7 बेस यूनिट की डायमेंशन क्या होती है। ऑलमोस्ट हर एक फॉर्मूले की डायमेंशन मैंने आपको निकालना बताई थी। फोर्स की, टाइम की, डिस्प्लेसमेंट की, एरिया की, कोई भी फॉर्मूला था उसकी डायमेंशन निकाल सकती हो ना। जी। वर्क, एनर्जी, प्रेशर, मतलब मैंने हर एक चीज कह दी आपको। फिर डायमेंशन के कुछ एडवांटेज, डायमेंशन के डिसएडवांटेज ज्यादातर आता है जिसको लिमिटेशन बोलते हैं। तो वो 3 थे। फर्स्ट मतलब तीनों के तीनों आपको आने चाहिए कि डायमेंशन के डिसएडवांटेज क्या है, डायमेंशन कहाँ पे लिमिट करती है। तो विद इन एग्जांपल आपने बताना है, ओके बच्चों, क्लियर है। जी सर। जो क्वेश्चन, हाँ बनाओ। ओके। अच्छा, उसके बाद डायमेंशन में हमारे पास डायमेंशन से कैसे फार्मूला को ड्राइव करते हैं, ड्राइव करना आता है फार्मूला। जैसे मेरे पास किसी चीज की डायमेंशन लिखी है, उसमें ABC करके आता है फार्मूला ड्राइव करना, ये नहीं आता। जैसे क्वेश्चन में लिखा हो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, ऊपर ABC लिखे हैं, आता है या नहीं आता। जी आता है। ओके। अच्छा, इसमें जो पेंडुलम वाले ना, लेंथ ऑफ पेंडुलम T इज इक्वल टू पाई अंडर रूट L/g, इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। बाकी होल डेरिवेशन का क्वेश्चन नहीं आता।
सही है, तो इसको आपने देख लेना है। ठीक है, और डायमेंशन को वेरीफाई करना भी आता होगा। प्रिसिजन एक्यूरेसी अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिसिजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, मेंशन किया हुआ पहले आपको। प्रिसिजन एक्यूरेसी के बीच में जस्ट तीन डिफरेंस करने हैं, नेट से कर लो, गूगल से कर लो, नोट्स जो भेजे हैं उनसे कर लो। जो पहले किए हुए हैं, जो चीजें पहले की हैं वहीं से करनी है, सही है। तो जो पहले कराया था वहीं करना है। प्रिसिजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, डॉट बॉल बुल इसकी एग्जांपल भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। फिर एरर। एरर मैंने आपको बताया था, एरर कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। रैंडम सिस्टमेटिक। एरर के अंदर एक्सपेरिमेंटल एरर आता है, पर्सनल एरर आता है। तो उनको भी देखना है, रैंडम एरर क्या होता है, उन एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जो बता रहा हूँ वो आपने करना है, सही है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी वाले थोड़े से क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग वाले थे। तो अनसर्टेनिटी को अच्छे से किया हुआ है। अनसर्टेनिटी क्या होती है, कौन कौन सी अनसर्टेनिटी की टाइप्स होती हैं, फ्लूट अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, किया हुआ जी। है। ओके गुड। तो इसको अच्छे से किया हुआ कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या होती है, इनको निकालने के लिए। और अगर अनसर्टेनिटी में, मैं एक मिनट बुक ओपन कर लूँ, मैं आपको मजीद अच्छे से बता देता हूँ। अच्छा, अनसर्टेनिटी के लिहाज से मैंने आपको बताया था, डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई होगा, उस किस फॉर्म में लिखते हैं, पावर कहाँ पे आती है। तो बता सकते हो मुझे रूल्स है अनसर्टेनिटी के कुछ, पता है कि नहीं। जी। ओके, पावर कहाँ जाती थी, पावर मल्टीप्लाई होती है। पावर स्टार्ट में आके हाँ। मल्टीप्लाई हो जाती है, सही है गुड। और हम चेंज करते थे मतलब कि मल्टीप्लाई और अनसर्टेनिटी। डिवाइड को किस में चेंज कर रहे थे। यस, एडिशन। एडिशन, दोनों को हम एडिशन में ही चेंज कर देते हैं। ओके गुड। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी चीजें आपको आती हैं, सही है, अच्छे से आती हैं, बहुत अच्छे से कराई थी। तो अभी टाइम कम है। अगर आपके जैसे मैथ के पेपर में छुट्टियां थी ना काफी ज्यादा, तो मैं आपको डिटेल में लेके जाता था, शुरू से अगेन एक्सप्लेन कर देता था। इसमें छुट्टियां नहीं है, तो मैं हर एक टॉपिक को वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो जहाँ पे कोई आपको टॉपिक मुश्किल लगेगा मुझे अपने बताना है, मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। ओके बच्चे, क्लियर है। जी सर। ओके बच्चों, देखो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डायमेंशन। आपके पास कंपल्सरी है कि पेपर के अंदर एक ऑब्जेक्टिव के अंदर डायमेंशन निकालने के लिए दी जाएगी, एक सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि इसकी डायमेंशन को कैलकुलेट करो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि डायमेंशन का लाजमी आएगा, आता रहता था पीछे 5-6 साल के पेपर से। ठीक है, बेशक बुक चेंज हुई है लेकिन ये डायमेंशन क्वेश्चन हर साल रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो डायमेंशन आपको आनी चाहिए। ओके, और बाकी प्रिसीजन एंड जी। एक्यूरेसी अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को देखना। ठीक है, एरर वगैरह एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एरर वाला। और ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी, रिलेटिव अनसर्टेनिटी, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। इसकी चांसेस सबसे कम है, लेकिन फिर भी आपने करना है, आपने किया हुआ है, तो आ सकता है। ठीक है, तो वो आप अगर 100% प्रिपेयर की प्रिपरेशन करनी है, वैसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, पहले भी अच्छी की हुई है, तो आपने जो चीजें जस्ट बोलूंगा कि इनको स्किप करनी है वो स्किप करनी है, बाकी आपने नहीं स्किप करनी है, सही है। हाँ सर। तो बाकी मैं बेशक मेंशन करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे लिखना है, और बाकी चीजों को भी आपने कवर करना है। तो अभी चैप्टर 1 में से कोई चीज, स्टार्टिंग वाला चैप्टर जो एसएलओ पे जो फॉर्मेटिव है वो फॉर्मेटिव, बाकी हर एक चीज आपने कवर करनी है। नाउ आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं पहले 6 या 5 चैप्टर के बारे में बता दूं, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कल वाली। ओके, ऑलमोस्ट आपका पेपर थर्सडे को है, तो आज क्या है, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वाले दिन हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। सैटरडे। सैटरडे का पेपर है ना, तो जी फ्राइडे सर। वाले दिन ऑब्जेक्टिव करेंगे, मंडे से लेके थर्सडे तक हम करेंगे कंप्लीट बुक को खत्म, आज कल और परसों। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्टिंग में चैप्टर आसान है, आपने अच्छे से किए हुए हैं, बहुत अच्छे से बार बार पढ़े हुए हैं। तो आज कोशिश करो कि 5 चैप्टर कवर करो। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर बता दिया, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मजीद बेहतर, अगर आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं कि कहाँ पे क्वेश्चन, तो उस पे तो क्वेश्चन भी लिखे हुए थे, याद है ना, नोट्स
जो नोट शेयर किए थे कंप्लीट बुक के, जी। उनके अंदर क्वेश्चन भी बने हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे इवन ऐसे लिखा हुआ है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन की रिस्पेक्ट से लिखा हुआ है कि इतना लिखना है, इतना करना है, सो ये तो वहीं से कर लेना, ओके बच्चे। अब उसके बाद मैं मूव करता हूँ, जो मुझे ज्यादातर लगता है कि प्रूफ के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है डायमेंशन में से, ये इक्वेशन मोशन, एक एफ डी इज इक्वल टू 6 π r v, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास डायमेंशन में आ सकते हैं, ओके, ठीक है। तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज पे नहीं लगाना, एक्सरसाइज में से इतनी चीज़ें नहीं आती। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूरी बुक में से जस्ट एक से दो आएंगे, बाकी ज़्यादातर हमारे पास चैप्टर के बीच में से चीज़ें आती हैं। सो नाउ मूविंग टूवर्ड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमारे पास वेक्टर के बारे में है, जिसके अंदर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है मैं बता देता हूँ। तो वेक्टर, वेक्टर में से डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, देखो चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन लाजमी आएगा, ओके, ये चीज माइंड में रखो। चैप्टर 2 जस्ट 2 से 3 पेजों का है। अब इसमें से क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, यानी जितने भी आपने चैप्टर पढ़े हैं 1 से लेके 14 चैप्टर थे ना, तो 1 से लेके जी 14 तक हर एक चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन कंपलसरी आना है, हर एक चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव कंपलसरी आना है। बस लॉन्ग क्वेश्चन किसी चैप्टर में से आ सकते हैं, किसी से नहीं आ सकते। तो फर्स्ट चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन रहा, ठीक है। अगर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से तो पार्ट्स में आएगा, शॉर्ट शॉर्ट बन के, ठीक है। तो वो आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं, तो मतलब कंप्लीटली कोई लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से नहीं बनता। सेकंड चैप्टर में आते हैं। सेकंड चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ पे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ पे होता है, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। और ऑर्थोगोनल क्या होता है, मैं फिजिक्स में पढ़ के, सॉरी मैथ में पढ़ के हो, परपेंडिकुलर को बोला जाता है, ठीक है। बाकी जो लिखे हुए रिजल्टेंट इक्वल ये नहीं आते पेपर में, पोजीशन वेक्टर ये भी नहीं आता। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट में जब हम स्प्लिट करते हैं, नाइन्थ में पढ़ा होगा, टेंथ में भी था, फर्स्ट ईयर में अगेन आ गया, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा पहले का कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू एक्स एक्स एंड वाई, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वेक्टर वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट करने को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आसान सा टॉपिक है। तो जब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो ए इज इक्वल टू ए एक्स आई और ए वाई जे, ए एक्स को ए एक्स कॉस थीटा, ए कॉस थीटा और ए वाई ए साइन थीटा, कंबाइन करेंगे, रिजल्टेंट थीटा निकालना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ओके, क्लियर है बच्चे। जी सर। कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बताओ, आपने बताना है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ टू अ वेक्टर इनटू हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल कंपोनेंट में, जब स्प्लिट करते हैं हमारे पास ए एक्स और ए वाई में स्प्लिट आउट करते हैं, डायग्राम आता है आप लोगों को पहले कराया हुआ है, ठीक है। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा, एंगल फाइंड करना, क्वाड्रेंट याद है ना, 4 क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, नेक्स्ट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स वाई दोनों नेगेटिव, फोर्थ में वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू थीटा, नेक्स्ट में पाई माइनस थीटा, फिर पाई प्लस थीटा, फिर 2 पाई माइनस थीटा। ये तो रेडियन के लिहाज से है। एंगल के लिहाज से 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, याद है ना। जी ठीक, जी सर, याद है। ओके। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करोगे ना, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ आता हूँ। डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ हमें डेफिनेशन लिखनी है, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से उनका रिजल्ट स्केलर आएगा, उस चीज को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। एग्जांपल वर्क, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों वेक्टर है, उनका प्रोडक्ट आता है स्केलर, जो कि वर्क है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। सो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ पे होता है, मिनिमम कहाँ पे होता है, चेक करने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर। पैरेलल होता है 0 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री एंगल, और एंटी पैरेलल होता है 180 डिग्री एंगल, ओके बच्चे, याद होगा। एक डेफिनेशन कर ली, वर्क की, पावर की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कुछ भी कर लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने नहीं पढ़ा, सेकंड ईयर के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। फिर अब आपने जब एक क्वेश्चन
आता रहता है। डज वेक्टर प्रोडक्ट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? उसमें आपने आंसर ये नहीं लिखना होता यस या नो, आपने साथ अपने आंसर को डिफेंड भी करना होता है। ओके बच्चे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन एक आता है कॉन्सेप्चुअल टाइप। ओके, ठीक। इन चीजों को अपने दिमाग में बिठाना भी है, पहले भी बताया मैं, 3 से 4 दफा आप पढ़ रहे हो, वापस रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट भी ले चुका हूँ, सही है। इवन स्कूल के अंदर भी पेपर वगैरह हुए हैं, तो इन चीजों को अपने दिमाग में बिठा लेना सही है अच्छे से। और डॉट प्रोडक्ट प्रिपेंडिकुलर में क्या होगा पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। एंटी पैरेलल बता दिया। स्केलर का मतलब होता है इटसेल्फ, स्केलर में एंगल सेल्फ, सेल्फ मतलब सेम, सेम मतलब एंगल जीरो, समझ में आ गया। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, फिजिक्स मैथ दोनों में पढ़ा है, ठीक है। और इसकी डेरिवेशन करनी है। और अक्सर ये हमारे पास लिखा होता है कि हमारे पास ना ये एक वेक्टर दिया होगा, दूसरा वेक्टर दिया होगा, आप क्वेश्चन में आता है इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, हमें समझ नहीं लग रही तो हमने कैसे करना है। तो इसकी ये डेरिवेशन लिखी हुई है, आप लोगों ने पढ़ी है मैथ में भी फिजिक्स में भी। ओके, सही है बच्चों। तो डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट, देखो इस चैप्टर में से क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट को चलो पहले बता देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड क्यों नहीं करता, ये क्वेश्चन आपने करना है कंपलसरी। दूसरा, क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, क्रॉस प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन कैसी होती है, क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर पे क्या होगा, पैरेलल पे क्या होगा, एंटी पैरेलल पे क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए जो हम डिटर्मिनेंट लगाते हैं वो फॉर्मूला लिखना, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, डॉट में कॉस थीटा आता है, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों इक्वल होते हैं, तो कौन सा एंगल था वो? 45। 45 डिग्री का, ठीक है। फिर डॉट मैक्सिमम मिनिमम पता है आपको, आई क्रॉस आई जीरो होता है, आई क्रॉस जे के इक्वल होता है। वही मैथ वाली जो कहानियां वही है, मैथ भी पढ़ा चुका हूँ, दोनों सब्जेक्ट मैंने सेम पढ़ाए हुए हैं, तो मुझे पता है क्या चीज़ें आपको आती हैं कि नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज़ आती है राइट हैंड रूल से, इसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चे। कर्ल अपनी फिंगर को ऐसे करते हैं, हमारा थंब पॉइंट आउट करता है किस चीज़ को, वेक्टर की डायरेक्शन को। और जो हमारी कर्ल फिंगर है वो किस चीज़ को शो करती है, दो वेक्टर होते हैं ना, एक हमारे पास डायरेक्शन है वेक्टर, और कर्व फिंगर हमारे पास फर्स्ट वेक्टर के बारे में बताती है, सही है। क्लियर है। ठीक। अब इस चैप्टर के लिहाज से कंप्लीटली बताता हूँ, सही है। इस चैप्टर के लिहाज से जो क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होगा जिसमें डॉट क्रॉस लिखा होगा क्वेश्चन में, डॉट प्रोडक्ट इतना है, क्रॉस प्रोडक्ट इतना है, आपने एंगल फाइंड करना है। मैं देखता हूँ इस बुक में शायद था, या था केपीके की बुक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, तो उसके ज्यादातर चांसेस हैं कि पेपर में आ सकता है। तो फर्स्टली मैं रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस चैप्टर के लिहाज से बताया, चैप्टर नंबर 1 के लिहाज से क्या बताया मैंने, सॉरी 2 के लिहाज से मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, डस क्रॉस प्रोडक्ट होल्ड कम्युटेटिव प्रॉपर्टी और नॉट, और फिर वो क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये करना इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं दोनों, ठीक है। और अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप एक्सरसाइज देखोगे ना वो आपको पूरी आती होगी जब इस चैप्टर को कवर करती हो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन में आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में, या तो इसकी प्रॉपर्टी, या तो इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, या तो इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। मतलब या तो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाएगा, या डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल, दोनों में से कोई एक चीज होगी। ओके बच्चे, इस ठीक। क्वेश्चन की मैं कह रहे थे, इस क्वेश्चन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन तो सारे करें न्यूमेरिकल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, क्लियर है। नाउ मूविंग टूवर्ड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास किसके बारे में है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, बेशक आप नोट्स उससे याद करो जो नोट्स भेजे थे, ठीक है। वो हमें प्रॉपरली बना हुआ था क्वेश्चन, हर एक साथ चीज मेंशन थी, हर एक टॉपिक के बीच में से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है बच्चे, उन नोट से कर लेना बेशक आप। अच्छा, इस चैप्टर के लिहाज से फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छा जो इक्वेशन मोशन है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, सही है। आई थिंक सो ये फॉर्मेटिव भी थे, ऐसे ही है। फॉर्मेटिव है। हम्म, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे याद रखना है, याद है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन के पूरे टॉपिक को कवर करोगे
तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 10-15 पेज बन जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में स्पेस होती है 2 पेज की, 2.5 पेज की। तो मैंने आपको बताया था आप कैसे कर सकते हो। तो आपको मैं अगेन थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ, पूरा नहीं बताता। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन की 2 एग्जांपल लिख ली। प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी लिखा और कहा पैराबोलिक पाथ होता है। समझ में आ गया। बाकी जो कहानी नीचे लिखी हुई इन कहानियों को हम नहीं करेंगे। ओके। जी। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च हॉरिजॉन्टली। एक ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टली लॉन्च कर रहे हैं। डायग्राम साथ बना दोगे। बताया हुआ है, कराया हुआ है, बताया था ए एक्स क्यों जीरो होता है, ए वाई जी के इक्वल क्यों होता है। पता है या नहीं? जी बताओ। गुड। आप दोनों को पता है। सर मालूम है। ओके बच्चे। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तो सोचा में बहुत गर्मी पड़ी होगी, ऐसे ही है। तो पेपर में टांग नहीं सर होते। सर क्या चीज? मैं कह रहा हूँ सोचे में जी जो है वो गर्मी पड़ी होगी तो पेपर में टांग नहीं होते। सर अपना जो एग्जामिनेशन हॉल है उधर ज्यादातर एसी फैन वगैरह चल रहे होते हैं, तो नहीं इतनी डिस्टरबेंस नहीं होती। ओके। अच्छा चलो इसको कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च हॉरिजॉन्टली। एक ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टली लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगी। ओके बच्चे। तो ये आपको बताया था कि ए एक्स जीरो क्यों है, ए वाई इक्वल टू जी क्यों है। ओके। पता है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चीज चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो सेम ही है, कांस्टेंट है। ए एक्स जीरो आ गया, ए वाई चेंज होगा, जी सारी चीजें बताई हुई हैं। तो जस्ट जैसे बताया था वही चीजें लिखनी है। मेन फोकस डेरिवेशन की तरफ होना चाहिए। आप नहीं लिखना कि ये, जैसे चलो ये आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। फिर ये आप लिखते रहो मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ये है। तो ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता होती है। तो ये मैंने बहुत डिटेल में कराया था प्रोजेक्टाइल मोशन, आप लोगों को आपको याद होगा, सही है। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च एट सम एंगल विद एन हॉरिजॉन्टल। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिहाज से अगेन इसके चैप्टर के लिहाज से भी बताता हूँ। इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो दो होते हैं। ठीक है, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन का, या तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आता है या प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। दोनों में से कोई एक चीज आती है जिसके अंदर, जैसे भी चैप्टर में से बताया था, जिसके अंदर आपके पास हाइट, रेंज और तीसरा क्या, टाइम। ठीक है, इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, डेरिवेशन को भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी। जब आप डेरिवेशन अच्छे से करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हुए आप इजीली इसको कर सकते हो। ओके बच्चे, सही है। तो जी। प्रोजेक्टाइल मोशन समझने की कहीं कोई ऐसी चीज समझने की जरूरत, समझाने की जरूरत है कि नहीं? वक्त यार। अ, नहीं। हमजा। सर नहीं, कोई ओके, जरूरत नहीं है। किया हुआ पहले, ठीक है। मैक्सिमम आपको अगेन ये भी बताया था, मैक्सिमम हाइट है। मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि हम इसमें ये वाली इक्वेशन मोशन क्यों यूज कर रहे हैं, ऊपर वाली में वो वाली इक्वेशन मोशन क्यों यूज कर रहे हैं, रेंज में हम कौन सी इक्वेशन मोशन क्यों कर रहे हैं, वो हमें पता चल जाता है, सही है। पता है ना। जैसे रेंज है, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सही है। हाइट वर्टिकल होती है। ठीक है, तो 2 एस, एस को रिप्लेस कर देते हैं एच से, बाकी चीजें आपको बताई थी। ठीक है, टाइम ऑफ लाइट का पता है। इसको अपने अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। आपके पास क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज मैक्सिमम कब होती है, तो कौन से एंगल पे थी? 45। 45। तो अक्सर बच्चे 90 पे डाल देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 90 बनता है। ठीक है बच्चे। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफरेंट वैल्यू निकालने के लिए इसको करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक को, सही है। और ये भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट विल द प्रोजेक्टाइल मोशन आफ्टर गिवन टाइम, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको इश्यू होगा मेरे से पूछ सकते हो। आपको जब मैं रिवीजन करते हुए, जब सेकंड बार डिटेल में रिवीजन करा था तो मैंने पूरी बुक कवर की थी ना बख्तियार, जब आपको आपके साथ हमजा को करा रहा था। हाँ, हमजा को जी बता बिल्कुल सकता की है। थी।
ओके ओके, फिर ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिहाज से हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम डेफिनेशन कर लेनी है। आइसोट्रोपिक सिस्टम होता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ओके बच्चे, बम की एक्सप्लोजन बिफोर आफ्टर नाइन्थ में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में फिर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो शॉर्ट शॉर्ट करना है, बताया मैंने आपको, बताया था कि शॉर्ट कितना होता है, ऐसा ही है, कितना लिखना होता है पेपर में। तो उस लिहाज से उसी को लॉन्ग कितना लिखना होता है, कैसे किसी क्वेश्चन को शॉर्ट करते हैं, कैसे किसी क्वेश्चन को लॉन्ग बना के लिख सकते हैं, ये चीजें मैंने बताई हुई हैं आपको, ऐसे ही है। तो उसके लिहाज से ही करना है। अच्छा, ये जो इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन फर्स्ट टॉपिक, दूसरा इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बीच में डिफरेंस शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, दूसरा टॉपिक। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन लॉन्ग क्वेश्चन में, तीसरा टॉपिक। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में नो इसके केसेस है। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन के बीच में डिफरेंस, तीन तीन पॉइंट्स बताए थे, करना है लाजमी। वन डायमेंशन में केसेस हैं, उनको केसेस के समेत करना है। केस वन में क्या होगा, केस टू में क्या होगा, केस थ्री में क्या होगा, केस फोर में क्या होगा। आई थिंक सो इसको अगेन डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जस्ट पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने इसको रिवाइज ही करना पड़ेगा। जब में भी आपको टॉपिक अभी भी आते होंगे जो समझाया था, उनको अपनी वर्डिंग में लिखना पड़ेगा जस्ट, ऐसे ही है। जी सर। ये जो फर्स्ट वाले चैप्टर है ये आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े, बहुत अच्छे से डिटेल में बताए थे। ठीक है, दो दो तीन तीन दफा बताएं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल तो आपको बताएं। ठीक है, इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन इसमें आखिर में फिर भी आ गया। ठीक है, ज्यादा फोकस आपके चैप्टर में होना चाहिए, ना कि इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और की तरफ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 4। अच्छा, मैं अगेन लिंक शेयर कर रहा हूँ, टाइम कम रह गया इसमें। ओके। हाँ जी, again share- जी हाँ जी। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 को कम्प्लीटली बता दिया था या कुछ रह जाता, बता दिया था। जी बता दिया था। चैप्टर नंबर 3 में से अगेन रिवीजन के तौर पे एट द एंड अगर बताऊं तो, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल, इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट विद योर न्यूमेरिकल। इनको आपने अच्छे से कर लेना है, और गेस्ट पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल लिखे होंगे, वो भी देख लेंगे। ओके, तो ये इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें सही है। और अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज अ रोटेशनल इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग टाइप चैप्टर है, तो आपने देखना है, मैं इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करूंगा। ठीक है, उन्हीं को कवर कर लेना। ठीक है, तो देखो पहले 3 चैप्टर में आपकी इंपॉर्टेंस चीजें जितनी भी आपके सामने आ गई हैं कि क्या क्या है। ठीक है, आप उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कर सकते हो, बाकी जो चीजें आपको थोड़ी सी वीक है उनको आप लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखें। ठीक है, तो अब हमारे पास रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन के लिहाज से अगर चैप्टर की बात की जाए, तो हमारे पास जितने भी है ना, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, इनको आपने इस तरह माइंड में रखना है, हमारे पास इन जितने भी चीजें, इनका यूनिट। ठीक है, एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उनका यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, और हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, डिग्री पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, बाकी जी इनमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो, जैसे आपने नाइन्थ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितने भी स्टार्टिंग वाले टॉपिक हैं, डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और साथ आगे जो जो भी आते हैं, आपने जैसे जो बोला जाए एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, आपने नाइन्थ में जो डेफिनेशन पढ़ी है उन्हीं को हम आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देना है। सही है, समझ जी में आ गया। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लिखा हुआ है ना, द चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चूजन रेफरेंस डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता दी, इसका रेडियन पर सेकंड होता है, रिवॉल्यूशन है कंप्लीट, आपको पता है चीजें। सही है, जस्ट डेफिनेशन देखना है और याद रखना। जैसे मेरे पास अगर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब
और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो जस्ट फर्क क्या है दोनों के बीच में रिलेशनशिप के। अब जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ मैं आर लिख देता हूँ। लीनियर वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करो तो बीच में आर डाल देते हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन को ए से, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से, बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना हो तो मैं आर डाल देता हूँ। ओके बच्चे, क्लियर है? बाकी आपको जी यूनिट तो पता है सबके। तो ये रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में। तो जैसा आपको ये याद होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीजें, ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जैसे आपको बोला जाता है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करो। आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ऐसे ही है। अब एंगुलर के साथ आप एंगुलर का वर्ड मेंशन कर दो, दैट टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एवरेज वेलोसिटी। ओके बच्चे? जी जी यहाँ पे जैसे लिखा ना 1 रेडियन, 1 रेडियन की वैल्यू 57.3 डिग्री। ये जो डेरिवेशन है ये आपको आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है चीज। ओके। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड करना, बाकी चीजें इसमें सेम ही उसी तरीके की हैं। ठीक है। लीनियर ये रिलेशनशिप भी मैंने आपको बता दिया, जस्ट वही कर लेना। उतनी लंबी कहानी इसकी याद नहीं होगी आपको। ओके, क्लियर है? जी क्वेश्चन, अभी कोई क्वेश्चन है? नो और उसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप, ये आपको बता दिया रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर रिलेशन भी आपको चल गया। ठीक है। और हमारे पास मतलब ये इनमें से स्टार्टिंग वाला कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ही बताएं सारे के सारे। ओके। उसके बाद हमारे पास मूव करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, पता होगा आपको। ठीक है। उसके प्रूफ को कर सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ठीक है, तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने कर लेना। ओके, क्लियर है? जी और अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, इसको भी देख लेना है। देखो, आप लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़े, मैं वैसे एक चीज बता रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि मैं मेंशन करूंगा एट द एंड, चैप्टर के एंड में मैं मेंशन करूंगा कि क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में से, ये चीजें मैंने आपको कवर कराई हुई हैं। अब देखो, ये चीजें आपने पूरी याद नहीं करनी, ये इसमें से एक दो लाइनें करनी है और बस डेरिवेशन करनी है थोड़ी बहुत। ठीक है। ए इज इक्वल टू वी बाई आर, ये आपने याद रखना माइंड में, सही है? सॉरी, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होता है। ठीक है, वो आपने याद रखना कैसे आता है। और फिर वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे, जो लीनियर और एंगुलर के साथ रिलेशनशिप होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो यहाँ पे जी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की बात लिखी हुई है, उसको आपने ध्यान से थोड़ा बहुत देख लेना है। ओके। और अभी उसके बाद है हमारे पास अच्छा, बेंडिंग ऑफ रोड, रोड को बेंड क्यों बनाया जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो इसको आपने करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। पीछे कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है जो पीछे पड़ गया है। जो स्टार्टिंग में टॉपिक थे वो अपने करने थे ऑब्जेक्टिव में। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो आप लोगों ने मतलब रखना है बहुत लोअर प्रायोरिटी पे। ओके, क्लियर है? जी तो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो मेरे से। तो क्वेश्चन है बच्चों? सर नहीं। नो ओके ओके। इसमें से अभी तक कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं आया कोई भी। ठीक है, एक बेंडिंग ऑफ रोड वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको अपने अच्छे से करना है। अच्छा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है। एक बेंडिंग ऑफ रोड, रोड को बेंड क्यों बनाया जाता है, और एक ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक। आगे चलते हैं मजीद। और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता क्या है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। आप बस ये फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आ सकता है, तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को आपने करना है।
अगर लेट्स सपोज आपको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन भूल जाती है, तो इंस्टेड ऑफ दैट का डेफिनेशन ना लिखो, आप लिखो कि द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू मतलब कि क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑफ रेडियस इज नॉन एज मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का यूनिट केजी मीटर, केजी पर मीटर स्क्वायर यूनिट आ गया। डायमेंशन, और हमारे पास मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ये जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ रहे हैं ना वैल्यू 1/12 ml स्क्वायर, इन वैल्यू को आपने एक बार पढ़ लेना है, ये ऑब्जेक्टिव में ही आएंगी। ठीक है, ओके बच्चे। आपको पता होना जी चाहिए सर। कि रॉड एक स्ट्रेट रॉड की है, स्लेंडर रॉड की है, रेक्टेंगुलर रॉड की, डिस्क की। ओके बच्चे, ठीक है। अभी जो पीछे टॉपिक पढ़े हैं उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंपॉर्टेंट था, इनर्शिया वाला इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट था, और बेंडिंग ऑफ रॉड। तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपको करना है अच्छे से। एंगुलर मोमेंटम को रिलेशनशिप जो आगे आता है इनर्शिया के साथ, वो भी आपने करना है अच्छे से। ओके बच्चे, जो ये एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक है ना, इसमें से क्वेश्चन लॉन्ग भी आ सकता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आगे जो रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है, तो इसको आपने अच्छे से करना है, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो ये पूरे का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड इनर्शिया। ओके, क्लियर है। फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आई स्कैटर। आई स्कैटर अपनी बॉडी को बैंड डिवीज क्यों करते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको आना चाहिए, पता है ना। जी। ठीक है, जेरिस्कोप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जेरिस्कोप होता क्या, यूजेस क्या है, आपको आना चाहिए। ओके, फिर डिफरेंशिएशन बिटवीन स्पिनिंग एंड एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, सही है। सो स्टार्टिंग में आप बेशक टॉपिक को कवर ना करें, आप इनको करें जो एंडिंग में आ रहे हैं। और फिर ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क मोमेंटम रिलेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप, एक मिनट लेट मी चेक। हाँ, ये वाला करना है आपने, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा फॉर अ पॉइंट मैथ्स। ठीक है, जिसके अंदर आप टॉर्क और इनर्शिया के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था टॉर्क और मोमेंटम के बीच में, एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया के बीच में, अब टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। इन तीन चार रिलेशनशिप में से एक क्वेश्चन आता है। ओके बच्चों, जी सर। फिर है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट क्या होती है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मतलब कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनके सूट में वेटलेसनेस से क्या मुराद है, पता है ना। उनके सूट को वेटलेसनेस क्यों बनाया जाता है, ये सब आपने करना है, इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में। ओके बच्चे, जी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी छोड़ दो उसको। ठीक है, तो इस कंप्लीट चैप्टर के बीच में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो वो एंगुलर मोमेंटम टॉर्क उनके रिलेशनशिप के इतिहास से बना हुआ आ सकता है। अदरवाइज हम शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, और बेंडिंग ऑफ रॉड, वो आइस स्केटर अपनी बॉडी को बेंड ट्विस्ट क्यों करते हैं। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और जेरिस्कोप। ओके, ये जो रिलेशनशिप था एंगुलर मोमेंटम इनर्शिया टार के बीच में, ठीक है, ये आपने करना है। तो एक ये जो भी प्रीवियस टॉपिक आया था, हमारे पास क्या टॉपिक था, सेकंड लास्ट, जेरिस्कोप से पहले, वो भी इम्पोर्टेंट था, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक पांच छह इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इसमें से इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ना ही पेपर में आ सकते हैं। ओके, सही है बच्चों। जी। ठीक है, अच्छा, अब जी ये जो इसके जो चैप्टर नंबर देखो, वन किया आपने, टू किया, थ्री किए, वन टू थ्री में से इतना कोई कंसेप्चुअल नहीं था। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते थे, वन में से भी कवर कर सकते थे, टू में से भी कवर कर सकते थे, थ्री में भी कवर हो जाते हैं, फोर में से कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो मैं इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम हाफ, इसको चेंज करके आ सकता है। इस कंसेप्चुअल को, मैं क्वेश्चन नंबर 7 को आपने अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक ये रिस्ट, रिस्ट वाला पहला। ठीक है, नहीं, चौथा इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर डबल टायर ऑफ हैवी व्हीकल, ये आ सकते हैं कि जो हमारे पास हैवी व्हीकल होती है उनके डबल टायर क्यों होते हैं। ठीक है, इनर्शिया वगैरह उसके लिए भी रिलेशनशिप आएगा, तो इसको देख लेना है, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन नंबर 7 कॉन्सेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज यूजुअली दैट इज स्मॉलर देन, ये 9 भी कर लेना है।
और 11। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना अच्छे से। वैसे पढ़ने तो सारे आपने हैं, ये अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। ये लगता है कि पेपर में इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। पिछले 3 चैप्टर में से कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बन रहा था इतना खास, ओके। जी। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 रह गया। चैप्टर 5 हमारे पास किसके बारे में था? वर्क वर्क एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी आसान सा चैप्टर है, ठीक है। इसमें से बता देता हूँ। अच्छा, कोई चीज समझ नहीं आती ना, मुझे बताना है। वर्क में देखो, यहाँ पे वर्क मैक्सिमम मिनिमम आपको वैसे ही पता है। पेपर में अगर आपको याद भी नहीं होता, वर्क को मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो, बताया आपको, पैरेलल परपेंडिकुलर, याद है ना? ठीक है। जीरो बर्डन कब होता है? ये जीरो बर्डन फिजिक्स की रिस्पेक्ट से, और हमारे पास जो वैसी एक्टिविटीज होती है उसमें बर्डन में काफी ज्यादा फर्क होता है, तो इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन कार्ट, एक बंदा कार्ट पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो कार्ट मूव नहीं कर रहा, सो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देयर इज नो बर्डन। समझ गए? बर्डन क्लोज सरफेस के अंदर जीरो होता है, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इक्वल होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। ठीक है बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। बर्डन में वेरिएबल फोर्स, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी, ओके। जी सर। और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड डिफरेंस इनमें, वर्ड डन क्लोज पाथ में क्या होता है, ओपन पाथ में क्या होता है, इसको अच्छे से करना है, पूरा कर लेना है आपने, इसमें तो कुछ स्किप नहीं करनी, ठीक है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में से, ओके बच्चे, फोर्स में से, ठीक है। आप इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं रखती, लेकिन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन में भी आज ये डायग्राम के साथ करनी है। ये नहीं करना काइनेटिक एनर्जी ये होती है ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन बस। आप उसके साथ डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करोगे कि डेरिवेशन कैसे आ रही है, ओके। और एक आइडियल केस, क्या कोई चीज़ 100% एफिशिएंट हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो उसका आंसर बताना है, क्यों नहीं हो सकती, ओके बच्चे। जी सर। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, मैं कोशिश करूंगी जो चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं वो मैं सारी, ठीक है, इसी में से कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, बस यही चीजें हैं। वर्क डन वगैरह इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन मैक्सिमम कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है, इतना बेसिक क्वेश्चन तो 9th में भी नहीं आता, ये कुछ फर्स्ट ईयर है, ठीक है। इसमें से जस्ट न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखें। अच्छा, वेरिएबल वाला रह गया ना, वर्क डन में वेरिएबल वाला इंपॉर्टेंट है, सही है। तो इसमें 2-3 चीजें थी आपने ये करनी है, ठीक है। तो कोशिश करना है इसको यहाँ तक कवर कर लो, ओके, क्लियर है। जी। और कल मैं मॉर्निंग में क्लास ले लूँ 9 बजे? माय टाइम 9 बजे। आपके 9, मेरे 11, आपके 9। थोड़ा सा मैं लेट भी हो ठीक सकता है। हूँ, 9, 9:30, ठीक है। लेट होगा तो आपको ही फायदा होगा, ठीक है। ये ठीक है। ठीक है बच्चों, मैं, आप ताकि ना ये थोड़े छोटे 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 चैप्टर हैं, इनको कवर करो 5 थर्सडे तक, बुक खत्म करो। फिर न्यूमेरिकल इसके करेंगे, क्या नाम है, न्यूमेरिकल को भी बता दूंगा। आखिरी वाले चैप्टर थोड़े से में मैं फिर से बता दूंगा, सारे चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया मैं। जस्ट चैप्टर नंबर 14 को दे छोड़ के वो ज्यादा केमिस्ट्री भेजता। बाकी फिजिक्स वाले सारे चैप्टर मैंने कोशिश की थी आपको मैं अच्छे से करा सकूं, तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ आई हुई है, तो इंशाल्लाह देखेंगे उनको। आखिरी चैप्टर में थोड़ा सा फिर टाइम लगाऊंगा मैं। तो ये फर्स्ट 5 चैप्टर हमने कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं थोड़ा बहुत इनसे पूछूंगा भी, आप कोशिश करो इनको कवर कर लो, ओके। ओके इजी सर। है, आपको ऑलमोस्ट वैसे भी आते हैं, ऐसे ही है। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन मेरे सामने वैसे रेंडमली आया है, तो ये जो इस तरह के होते हैं ना क्वेश्चन, जिसके अंदर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमारे पास वर्ड डन को हम इंक्रीज कर रहे हैं ट्वाइस, तो ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी को डबल करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम इंक्रीज होगी, 4 टाइम। इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं ना? जी। हाँ, ये वाले क्वेश्चन आपके पास पेपर में कॉन्सेप्चुअल टाइप आ सकते हैं, होते बेसिक हैं, तो बच्चों को समझ नहीं आती कैसे करना है। तो बहरहाल इतना ही करो फिलहाल, इंशाल्लाह रिमेनिंग हम करेंगे बाद में। तो कुछ पूछना वगैरह तो पूछ सकते हो मेरे से, अदरवाइज मैं क्लास एंड कर देता हूँ। यस, एक क्वेश्चन हाँ, दोनों का। ठीक। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। ओके सर।